हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू दिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विज्ञान अड्डा। प्यारे बच्चों, सुपर साइंस सेशन इन हिंदी जो है हम एक सीरीज जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी सीरीज में आज है आपकी क्लास 22nd। तो 22वीं क्लास में आ चुके हैं हम प्यारे बच्चों। फिजिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है और केमिस्ट्री भी जो है जल्दी से जल्दी अब जो है कंप्लीट होने वाली है। और आज की जो क्लास है वो है कार्बनिक रसायन। तो इसके बारे में है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों, इसके बारे में 11th 12th में ज्यादा डिटेल में आता है। अगर हम बात करें नीट और जेई की जो तैयारी करते हैं, इंजीनियर और डॉक्टरी की जो तैयारी करते हैं, और जनरल कंपटीशन में बहुत ही कम और ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं इसको आपको जो है बेसिक भी समझाऊंगा आपको, और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो है मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है प्यारे बच्चों? कार्बन की स्टडी है। कार्बन अपने साथ जो कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन जो अपने साथ यौगिक बनाता है, उन फैमिली को डिस्कस किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली जो है ये कार्बन और उसका परिवार जो है वो जितने भी यौगिक कंपाउंड्स बनाता है, उनकी फिजिकल, भौतिक और रसायन गुण जो है उनको अध्ययन किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले जर्नल करेक्टरिस्टिक्स आप देखिए। कार्बन यौगिकों के जो सामान्य विशेषताएं हैं उनको आप समझिए। ये ज्यादातर पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्योंकि ये खुद एक सोलवेंट का काम करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। जैसे पानी भी क्या है, एक सोलवेंट है जिसके अंदर हम चीजें जो डालते हैं वो घुल जाती हैं। ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड भी एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है। क्या है? ऑर्गेनिक सोलवेंट। इसके अंदर चीजों को जो है मिलाया जाता है। ठीक है। तो ये अच्छे घुलनशील के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन पानी के अंदर ये घुलनशील नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और जो कार्बनिक सोलवेंट है, जैसे ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टोइलिन है, तो ये काफी सारे ऐसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सबसे सिंपल आप ये देखिए प्यारे बच्चों, जो कफ सिरप आप यूज करते हैं, काफी सारी मेडिकल जो मेडिसिन है, जो बच्चों की जो दवाइयां हैं, उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे इथेनॉल कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है, उसकी जो है परसेंटेज डाली जाती है, क्योंकि वो एक अच्छे सोलवेंट है, घुलनशील है वो। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। ठीक है। तो इन्फ्लेबल भी होंगे, नो डाउट। तो इसी के साथ जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, कार्बनिक यौगिक जो हैं कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। कम प्रतिक्रियाशील का मतलब क्या है कि इनकी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता है, मंदक होता है। तो कार्बनिक यौगिक जो है से जुड़ी जितनी भी अभिक्रिया होंगी वो धीमी गति से आगे बढ़ती हैं। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन। अब हम स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को करते हैं, और कार्बन के अंदर जो है ऐसा क्या है कि इसको हम अलग से स्टडी करते हैं, या इससे बनाने वाले जो मॉलिक्यूल हैं। तो कारण क्या है प्यारे बच्चों? देखो, कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। क्या है? 6। तो इसके जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है? 2 और 4, 2 और 4। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट शेल को जो है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो इसमें 8 हो या इसको छोड़ दे, इसके अंदर सिर्फ 2 रह जाए। तो अगर इसको आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, या फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन अपने देने होंगे। इन दो में से एक कंडीशन इसको करनी पड़ेगी अगर इसको अपने यौगिक बनाने हैं। तो इसके पास दो ही ऑप्शन है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो क्या होगा जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। तो ये C-4 ऋणायन अगर बनेगा तो क्या होगा? अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए हैं। तो अब क्या होगा? जो 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को बनाए रखें, एक दूसरे से जोड़े रखें, ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है।
ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है इसके पास, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दान कर दे, ठीक है, डोनेट कर दे। तो डोनेट करेगा, दान करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो C+4 क्या होगा, धनायन। अगर ये बना लेगा तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन अपने खो देगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर इसको अपने आउटर शेल से 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने हैं, तो इसके न्यूक्लियस के पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं। तो इसलिए भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एक छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस प्रकार कार्बन क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अन्य कार्बन परमाणुओं या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा करने की इस समस्या पर काबू पाता है। और किस तरह करेगा, अब इसको आप देखिए। तो बेसिकली क्या होता है, कार्बन देखो, कार्बन जो है इसके पास ये देखो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। और अब इसने कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है उसका भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है ना। और कार्बन को क्या मिल गया, इन सभी चारों के 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो कार्बन की तो कंडीशन हो गई ये 4+4 क्या हो गई, 8। ठीक है ना, 2 और 8। और हाइड्रोजन की क्या कंडीशन थी, इसके पास एक ही था, अब इसके पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से दोनों स्टेबल होने के कारण क्या हो गए, दोनों एक साथ जुड़ गए, तो कि इन्होंने क्या बना लिया, CH4 मॉलिक्यूल। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो कार्बन ने बीच का रास्ता इस तरह से नहीं निकाला, ना तो ये कंप्लीटली किसी एक को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना ही किसी एक से इलेक्ट्रॉन 4 ले सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है, और जुड़ने के कारण जो है ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। और उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक जो है आपको समझ आ गया है। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस आपके किस तरह से आएंगे। ठीक है, देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की क्या है कि इनके बीच जो है वीक, इनके बीच क्या होता है, इंटर मोलिकुलर फोर्स होता है, मोलिकुलर फोर्स। ठीक है, बॉन्ड जो कि क्या है, वीक है। तो इनके बीच वीक होता है बॉन्ड जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसके कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो एज कंपेयर टू कम होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि हम किसी की भी एग्जांपल देखिए, आप एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, इनका देखिए आप कितना कम है। क्लोरोफॉर्म इनका आप देखिए, एथेनॉल इनके बारे में, मीथेन। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। एसिटिक एसिड को ही कहा जाता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसी को ही यूज करते हैं हम सिरका के अंदर, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिरका के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड का फार्मूला बताइए, CH3COOH। ठीक है, क्लोरोफॉर्म आंसू गैस में भी इसको यूज करते हैं, फार्मूला आपको ध्यान रखना है, CHCl3। ठीक है, एथेनॉल, इथेनॉल को आप ध्यान रख सकते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल का फार्मूला, इथेनॉल का फार्मूला C2H5CO, C2H5OH। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार से, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, CH3CH2OH, ये दोनों ही फार्मूले सेम है। C2H5OH, दोनों ही फार्मूले सेम है। मिथेन, ये आपकी बायोगैस, मार्श गैस का फार्मूला बताइए। ठीक है, उन सब का फार्मूला क्या होगा, मिथेन। CNG के अंदर कौन सी गैस होती है, मिथेन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मिथेन क्या है, एक नेचुरल गैस। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन आएंगे आप। ओके, तो कार्बन के बारे में और बता रहा है कि कार्बन का भाई जो है सिंबल C है, इसके पास इसकी परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान ये है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। सामान्यतः ये ठोस अवस्था में होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं एलोट्रोपी, कार्बन के अपरूप। अपरूप क्या होता है प्यारे बच्चों, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत किसी भी तत्व जो है उसके अपरूपों में क्या होगा, उनकी केमिकल रसायन गुण तो होते हैं सेम, लेकिन उनकी जो वो भौतिक गुण है वो अलग अलग है।
केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकली दिखने में अलग अलग हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, एलोट्रोपीज। तो कार्बन के अपरूप, कार्बन परमाणुओं की परस्पर आबंधन संरचना के आधार पर प्रकृति में कार्बन के विभिन्न रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, और भी आप सुनो, ग्रेफीन, ग्रेफीन, ठीक है, काफी सारे हैं। अगर हम बात करें ग्रेफीन जो है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए डायमंड, हीरे की संरचना में सभी इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे होते हैं, गति करने में स्वतंत्र नहीं है। इसके पास डायमंड के जो स्ट्रक्चर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। इसलिए ये क्या है, बैड कंडक्टर, विद्युत का कुचालक है, लेकिन हीट का जो उष्मा का सुचालक है। कार्बन जो है सबसे शुद्ध और सभी अभी तक का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट, ठीक है, वो डायमंड ही है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसकी संरचना आपको ध्यान रखनी है, इसकी संरचना जो है त्रिवियामी संरचना होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसको अभी नहीं बता सकते हम। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, तो ग्रेफाइट बेसिकली आप ये देखिए, एक लेयर के ऊपर लेयर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, लेयर के ऊपर लेयर होता है, और इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है उस लेयर को जोड़ने के लिए, जिसके कारण जो है ये क्या है, विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है, तो ग्रेफाइट कार्बन के सभी परमाणु तीन अन्य परमाणुओं से सशक्त सह संयोजी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, समतल सतरों से जुड़े रहते हैं, इस तरह से एक के ऊपर एक, जैसे ब्रेड के ऊपर ब्रेड हम डालें। ये सभी स्तरों में अपेक्षाकृत वंडरवॉल फोर्स जो है इनके बीच लगती है, जो कि वीक होती है। ग्रेफाइट के कण मुलायम होते हैं, चिकने होते हैं। इसकी संरचना को षटकोणीय परतदार कहा गया है, परत होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो उष्मा, ताप और विद्युत का सुचालक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसका यूज जो ड्राई सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज करते हैं, पेंसिल में लेड के रूप में यूज करते हैं, और जो मशीनें होती हैं, मोटर्स होती हैं, उसके अंदर जो है इसको यूज करते हैं। ग्रेफाइट को यूज किया जाता है स्मॉल करंट जब पास करना होता है। ठीक है, और इसको स्नेहक लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए एज ए मॉडरेटर, मंदक के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे मेन काम मेरा प्यारे बच्चों यही है, आपको बेसिक बताने के बाद। उसके बाद आते हैं फ्लोरीन जो है, ये भी जो है कार्बन के अलग अलग रूप पाए हैं फिजिकली, जिसमें C32, C50, C60, C70, C84, ये अलग अलग जो है पाए गए, इन्हें फ्लोरीन कहा गया है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर है थ्री डायमेंशनल, वो अंदर से जो है वो क्या है, खोखले हैं। ठीक है, एम्प्टी है, जैसे बिल्डिंग होती है कोई गुंबद नुमा बिल्डिंग है, वो क्या है, अंदर से जो है होलो है, लेकिन बाहर से उसका एक स्ट्रक्चर है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर में पाया जाता है, कोई बेलनाकार है, कोई गोलाकार है, कोई घनाकार है। ठीक है, तो बेलनाकार फ्लोरीन के कार्बन जो है वो नैनो ट्यूब कहा जाता है। बेसिकली फ्लोरीन जो है उसको बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक अमेरिकी आर्किटेक्ट है, जिसने जो है काफी सारी बिल्डिंग्स बनाई है, तो उस स्ट्रक्चर के कारण इसको बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज जो है 1895 में हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन जो है ये विद्युत के कुचालक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं ग्रेफीन। ग्रेफीन प्यारे बच्चों, आजकल जो हम गोरिल्ला ग्लास मोबाइल की जो जो आप स्क्रीन देखते हैं, उसमें ग्रेफीन यूज होता है। इसको जब टच करते हैं तो ये सेंस करता है। ये कार्बन का एक अपरूप है, और इसमें भी षटकोणीय जलीय एक इसकी जो है स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेफीन। अब कार्बन की जो है प्रॉपर्टी किसके कारण है, ये दो आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं इसके। ठीक है, जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन की, एक तो श्रृंखलन, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, सेकंड है चतुसंयोजक, टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी। तो ये दो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जिसके कारण जो है इसका एक यूनिक बिहेवियर है। टेट्रावेलेंसी क्या है, इसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये चार अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़कर बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना सकता है, नंबर एक। नंबर टू क्या है, कैटिनेशन क्या होता है, श्रृंखला। अब ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेगा तो काफी बड़ी श्रृंखलाएं जो है ये बनाता है।
ठीक है, तो ये कैटिनेशन प्रोसेस होता है। ये दोनों मैंने आपको समझाए हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अब हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स नेचुरली भी हमें काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। जो सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है वो है क्रूड ऑयल। लार्जेस्ट नेचुरल हाइड्रोकार्बन नेम्ड क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। हल्का पीला और काला जो रंग का एक दलदिला दलदिला सा जो है एक पदार्थ होता है, उसे कहा जाता है क्रूड ऑयल। तो हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन है, इथेन है, इसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन के ही मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया आपका दोबारा से। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां कार्बन जो है वो सिंगल एकल बॉन्ड बनाता है, एकल बंध बनाएगा। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2। एल्केन कहा जाता है इनको, क्या कहते हैं? एल्केन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जहां कार्बन के परमाणु जो हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस क्या करती है? सिंगल बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन गैस डबल बॉन्ड बनाती है। नाइट्रोजन गैस ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। ये कैसे बनता है ट्रिपल बॉन्ड? इनके अंदर जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके कारण ऐसा बनता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जो डबल बॉन्ड बनाते हैं उनका फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ये है, ये इंपॉर्टेंट है। एल्कीन कहा जाता है इसको, एल्कीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनको कहा जाता है एल्काइन, CnH2n-2। ये क्या है? एल्काइन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। पहले में +2 है, फिर ये हट जाएगा। ठीक है, इसमें से -2 करेंगे तो यहां आ जाएंगे, और -2 करेंगे तो यहां आएंगे। तो ये तीनों फार्मूले आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखेंगे। इसी से मॉलिक्यूल बनते हैं आपके। जैसे मीथेन कब बना है? जब हमने n की वैल्यू को 1 पुट किया है। तो CnC1H2+2 क्या हो गया? 4। तो CH4 ये इसी से बना है प्यारे बच्चों। इथेन जब हमने L की वैल्यू 2 पुट करी है, तो C2, और ये 2 दूनी 4 + 2 6, C2H6 इस तरह से बना है। ठीक है, इस तरह से। और जो हाइड्रोकार्बन है वो अपने काफी सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फार्मूला यही रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जहां मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका जो कंपाउंड है उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरह का होता है। मान लो क्या, सी जो है ऐसे भी जुड़ सकता है, ठीक है, और सी ऐसे भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? अलग अलग। इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ये प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमेरिज्म। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज आती है आपकी इस प्रकार से। अब आप जो है इसको दोबारा समझ लीजिए, जो मैं बताने जा रहा हूं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, CnH2n+2। इसमें से -2 करेंगे तो यहां आ जाएंगे। ठीक है, और -2 करेंगे तो हम यहां आ जाएंगे। तो ये फार्मूला याद रहेगा आपको। ठीक है, अब इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? CH4। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो C2H6, 3 पुट करेंगे तो C3H8। ठीक है, इस तरह से बढ़ते चलेंगे। और पुट करेंगे तो C4H10। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? मिथेन। इसको आप याद रखेंगे। ये क्या है? इथेन। ये क्या है? प्रोपेन। ये क्या है आपका? ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए हैं एल्केन की फैमिली के। ये दोनों प्यारे बच्चों हैं हमारी नेचुरल गैस। ये आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक गैस है ये। प्राकृतिक गैस मिथेन, इथेन। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? मिथेन। तो इसको हम यूज करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के अंदर। प्रोपेन
और ब्यूटेन, ये हमें मिलती है पेट्रोलियम, ये है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम से मिलती है। प्रोपेन, ब्यूटेन, ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? ब्यूटेन। ये किसमें होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। और इस इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं है, इनका कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन एलपीजी जब लीक होती है तो उसके अंदर क्या डाला जाता है? इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, ये कंपाउंड डाला जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? सल्फर होता है। सल्फर की गंध जो है लीकेज को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्ट आ जाएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे प्यारे बच्चों। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले तो इसका दहन, कंबंशन इसकी प्रॉपर्टी है। तो कार्बन अपने सभी एलोट्रोपी रूपों में ऊष्मा एवं प्रकाश के निष्कासन के साथ साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो निकालता है। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बन के कंपाउंड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, उसका कंबंशन करेंगे, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, और साथ में काफी ज्यादा जो है हीट निकलेगी। इसलिए इसको जो है कंबंशन प्रॉपर्टी कहा गया है। कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, हमने CXHY ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या हमें मिलेगी? हीट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको हम ईंधन के तौर पर यूज करते हैं। और सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और वो कौन है? इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब अच्छे हैं। ठीक है, तो ये आमतौर पर साफ जो है लो देते हैं, और इसके अंदर पोल्यूटेंट पार्टिकल्स ना के बराबर होते हैं। और जो असंतृप्त है, ये जो है इनकी लो जो होती है दहन के बाद पीले रंग की होती है, और ये ब्लैक स्मोक उत्पन्न करते हैं, पोल्यूशन ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम CNG गैस को कहते हैं कि भाई ये अच्छी गैस है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? दहन पर कार्बनिक यौगिकों को आसानी से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अलावा हमारे पास ऐसी सभी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन का एग्जांपल आपको बताता हूं। इथेनॉल का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल का फार्मूला है, इसका ऑक्सीडेशन करके हम इथेनोइक एसिड बनाते हैं। और इसको, इथेनोइक एसिड को बनाने में जो है हम किसे यूज कर रहे हैं? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये KMnO4, ये पोटाशियम परमैंगनेट है, लाल दवाई का फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। बस जो बीच में चीजें आती जाएं बस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाया जाता है KMnO4 को यूज करके। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह एक केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन। अगर हम बात करें, एडिशन क्या होगा? कि बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए रिएक्शन के बाद यहां हम कैटालिस्टिक यूज करते हैं, निकल को, उत्प्रेरक को यूज करते हैं, निकिल। और उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया को प्रभावित किए बिना ही अभिक्रिया में उत्पन्न रहते हैं, और ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखोगे अगर, तो ये है कि इसे आमतौर पर निकल को उपयोग किया जाता है वनस्पति तेलों में, हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में यूज किया जाता है, वनस्पति तेलों से वनस्पति वसा बनाने में, संतृप्त कार्बन बनाने में। जिसका एग्जाम्पल आप ये देखिए, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। जो मार्केटों में जो घी का डब्बा आता है वो इसी से बनता है प्यारे बच्चों, रिएक्शन करा के, और निकिल को एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? परिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में मीथेन प्लस ब्रोमीन गैस को हम रिएक्ट करा के
ब्रोमीन को जो है हमने सब्स्टिट्यूट करके यहाँ ऐड कर दिया और एक यहाँ ऐड कर दिया और दो कंपाउंड हमने बना लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप ध्यान रखें। इथेनॉल, तो इथेनॉल जो है ये तरल पदार्थ होता है, इसे अल्कोहल कहा जाता है। इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है C2H5OH। जितने भी मादक पदार्थ हैं उसके अंदर ये सक्रिय घटक है, मतलब अल्कोहल के अंदर यही होता है। और इथेनॉल जो है इसको एक अच्छा विलायक होने के कारण इसको मेडिसिन में यूज किया जाता है। टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप जो होती हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक जो हम लगाते हैं, ठीक है, बेटाडीन या जो भी लगाते हैं उसके अंदर जो है टिंचर आयोडीन होता है। कफ सिरप के अंदर ये होता है, जैसी दवाइयों में इसको ऐड किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से ही बनता है। तो इथेनोइक एसिड जो है इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मैं बता भी चुका हूं। और पानी के अंदर अगर 5 से 8% अगर इसको ऐड किया जाए तो ये सिरका का काम करता है। सिरका जो बनता है वो ऐसे ही बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो है अब एस्ट्रिफिकेशन अभिक्रिया, तो इसको आप इस तरह से समझिए। देखो आप, C2H5OH प्लस CH3COOH। ठीक है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। ये क्या है? इथेनॉल। और ये क्या है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा CH3COO, C2H5 प्लस H2। ठीक है, ये है एस्टर। ठीक है, इस तरफ जो ये रिएक्शन हुई है इसको कहा जाता है एस्ट्रीकरण, एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो एस्टर जो होता है एक स्वीट स्मेल्ड सब्सटेंस होता है, परफ्यूम डिओड्रेंट में इसको यूज करते हैं। यही चीज जो है यहाँ ये बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है एस्टर के बारे में, एस्ट्रिफिकेशन अभिक्रिया के बारे में यही बता रहा है। इसको आप पढ़ लेना। आप, मैंने आपको बता दी चीजें। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर हम इस अभिक्रिया को इस तरफ करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगा आपका? सोफिफिकेशन, साबुनीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसमें जो है इसको यूज करते हैं NaOH जो एक अक्षार है के साथ अभिक्रिया करने पर एस्टर वापस में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। तो इसकी रिवर्स रिएक्शन को कहा जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। क्लास जो 22nd हमने कंप्लीट की है, इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रीफ को पढ़ा है, और जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आ सकते हैं। बाकी साथ में जो है मैं कुछ आपको डे टू डे लाइफ से रिलेटेड केमिस्ट्री कराऊंगा, उसमें बाकी चीजें आपकी ये कवर करूंगा मैं। आज की क्लास में इतना ही। कोई डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो है मैसेज करके बताइएगा मुझे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।